जय हिंद मित्रों, चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस को प्रमोट करें। कल हमने एक वीडियो बनाया था झेलम के युद्ध पर और किस तरह से राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सैनिक रूप से सिकंदर को बढ़त मिली और राजनीतिक रूप से पोरस को युद्ध का विजयी घोषित किया गया, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच, दोनों राजाओं के बीच संधि हो गई थी और संधि के पश्चात सिकंदर राजा पोरस को उनका राज्य वापस करके, उनसे संधि करके अपने देश चला गया था। आज हम बात करेंगे झेलम के युद्ध का दूसरा भाग, जिस पर युद्ध के परिणामों पर जो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे आज के अंक में। जैसा कि आपको बताया था, झेलम या ब्यास नदी, जिसे पौराणिक नाम विपाशा और वितस्ता कहा जाता है, उस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था और यह ऐतिहासिक युद्ध भारत पाकिस्तान के सामूहिक हिस्से वाले पंजाब, जम्मू कश्मीर के उस भाग में जो केकय प्रदेश था उस समय राजा पोरस का, जिन्हें राजा पर्वतेश्वर भी कहा जाता है, उनके साथ युद्ध हुआ था सिकंदर का। इतिहासकारों के दृष्टिकोण से जो युद्ध का परिणाम था उसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चीजें देखने को मिलती है। इस युद्ध में सिकंदर और आंभी जैसे उसके सहयोगी राजाओं की सैनिक क्षति का, जो सैनिक नुकसान हुआ था, उसका सही अनुमान इतिहासकारों ने नहीं लगाया है। लेकिन पोरस के साथ ही सिकंदर को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ था। ये इस बात का संकेत है कि वह अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाने के बजाय पीछे लौटना ज्यादा उपयुक्त लगा उसे। एरियन के अनुसार जो क्षति हुई थी, एरियन कहते हैं कि पोरस को ज्यादा नुकसान हुआ था और पोरस के लगभग 20,000 पैदल सेना मार दी गई थी, 3,000 अश्वारोही उसके खत्म हो गए थे और लगभग सभी रथ निष्क्रिय हो गए थे। रथों के बारे में तो बताया था, किस तरह से वर्षा होने के कारण रथ कीचड़ में फंस गए और वो अनुपयुक्त हो गए युद्ध के लिए। और खास तौर से इन सेनाओं के साथ राजा पोरस के 2 पुत्र और 1 पौत्र भी मारा गया था। एक बड़ा नुकसान राजा पोरस को हुआ था। सिकंदर के बारे में एरियन ने लिखा है कि लगभग 230 से 250 के आसपास की पैदल सेना मारी गई थी और 280 के आसपास उन्होंने अश्वारोही सेना के नुकसान का आंकड़ा दिया है। रथ और इस तरह की चीजें उनके पास थी नहीं। इस प्रकार से उन्होंने ये बहुत सीमित नुकसान बताया है सिकंदर का। डियोगोरस या डेरियस या डियोगोरस, कई नाम इनके आते हैं, उन्होंने जो अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें बताया गया है कि लगभग 12,000 के पैदल सैनिक पोरस के युद्ध में मारे गए थे, 9,000 के आसपास बंदी बना लिए गए थे और इन्होंने अश्वारोही सेना का कोई डेटा नहीं दिया है, जबकि सिकंदर की पैदल सेना 80 से 700 लोगों के मारे जाने की इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और 260 के आसपास अश्वारोही सेना सिकंदर की इस युद्ध में मारी गई थी, जबकि पोरस के अश्वारोही सेना का आंकड़ा इन्होंने नहीं दिया है। और ये कहा है कि इन्होंने यह भी कहा है कि सभी रथ, एरियन का जो रिपोर्ट थी, इनकी रिपोर्ट उसमें दोनों बराबर दिखाई देती है, सभी रथ जो है निष्क्रिय हो गए थे और 2 पुत्र 1 पौत्र के मारे जाने का उल्लेख इन्होंने भी किया है। साथ में 80 हाथी मारे जाने का और खासतौर से यूनान के कब्जे में जाने का उल्लेख भी इन्होंने किया हुआ है।
लेकिन देखिए, तथ्य कुछ और है। और इस युद्ध में पश्चिमी इतिहासकारों ने सही आंकड़े नहीं दिए। उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को छुपाया है, बहुत सारी चीजों को छुपाया है। और सच तो यह है कि विश्व विजय का ख्वाब लेकर यूनान से निकला अरस्तु का शिष्य सिकंदर को रास्ते में कोई पोरस जैसा राजा मिला ही नहीं था, और इसलिए उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन पोरस के रथ, हाथी, ये सब देख करके उसका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। ये मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है। वर्षा के कारण रथ के फंस जाने और हाथियों के घायल होने जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस युद्ध में पोरस के शौर्य और पराक्रम ने सिकंदर के हौसले पस्त कर दिए थे, और विश्व विजय का इरादा रखने वाला भारत विजय करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा, क्योंकि जब एक राजा सीमावर्ती राजा राज्य से ही वो हार जाता है, तो उसे आगे मगध जैसे विशाल साम्राज्य से लड़ना वो अपने लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझता था। पोरस की पराजय और सिकंदर के विजय के कई कारण दिखाई देते हैं। अगर हम सामरिक रूप से इसे देखें तो पहला तो यह है कि वर्षा के कारण उसके रथ कीचड़ में फंस गए, और रथ सेना पोरस की बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई इस युद्ध में। दूसरा जो मुख्य कारण था वो यूनानी सेना का, मैसेडोनियन आर्मी जो आई थी उसकी जो कंपनी मेड घुड़सवार सेना थी, कंपनियों में जो एक फ्लेक्सिबल मॉडल था उनका, वो बहुत कामयाब रहा। और तीसरा ये कि जो 21 फीट का भाला था, जो यूनानी सरिसा कहा गया है, वो बड़ा कमाल का था। उसने दूर से ही हाथियों को, उनके महावतों को, सवारों को, रथियों को और पुरुष के पैदल सैनिकों को निशाना बना देता था। यानी तलवार और छोटे भालों के साथ जो पुरुष के सैनिक आगे बढ़ते थे, वो वहां तक उनका हथियार पहुंचता नहीं था, और सरिसा जो 21 फुट का था वो दूर से उनको घायल कर देता था। ये एक बड़ी बढ़त लेने के सिकंदर की एक बड़ी योजना का हिस्सा था उसका सरिसा। एक ये भी कारण बताया गया है कि यूनान के जो तीरंदाज थे वो काफी निपुण थे, और उन्होंने हाथियों पर और घुड़सवार सेना पर पोरस के जबरदस्त तीरों की वर्षा कर दी थी, जिससे उस कारण भी हाथी घायल हो गए थे। और एक बड़ा कारण यह भी यूनान की ओर से जीत का जो दिखाई देता है वो यह है कि उनका जो फैलेक्स, उनका जो व्यूह रचना थी, जो उनका फैलेक्स था, वो बड़ा लचीलापन होता था, वो बड़ा मोबिलिटी भी होती थी, गतिशीलता भी थी, और जब जैसा चाहते थे वो मोड़ने के लिए, बदलने के लिए वो बहुत कम समय में अपने आप को दूसरे फॉर्मेशन में ढाल लेते थे। युद्ध के मैदान में व्यूह रचना का बड़ा महत्व होता है, और वो व्यूह रचना जो फ्लेक्सिबल हो, जो अपने अनुकूल चलाया जा सके, ये करना ये बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती। मैं समझता हूं सिकंदर की ये योग्यता थी, उनकी व्यूह रचना की योग्यता थी कि उन्होंने उस फैलेक्स के माध्यम से अपनी व्यूह रचना को जब जैसे चाहा उन्होंने उस हिसाब से इस्तेमाल किया। और एक ये भी कि सिकंदर, जैसा मैंने बताया, जितने भी पश्चिम की ओर आने वाले, चाहे वो यूनानी हो, तुर्क हो, मंगोल हो, दुर्रानी हो, अफगानी हो, या कोई भी रहे हो, ये सब बड़े डिप्लोमेटिक, या अंग्रेज रहे हो, मुगल रहे हो, ये सब बड़े डिप्लोमेटिक थे। ये युद्ध जीतने के लिए बड़ी पैतराबाजी करते थे, चकमा देना, आश्चर्य तरीका हमला करना, उस समय हमला करना जब शत्रु बिल्कुल एक प्रकार से अलग थलग स्थिति में हो, युद्ध लड़ने के लिए तैयार ना हो, दिनचर्या में व्यस्त रहा हो, ऐसे समय का उपयोग करना ये उनको खूब आता था। डिप्लोमेटिक वारफेयर भारत में न के बराबर था, और इसका भी
उपयोग सिकंदर ने किया अपनी कूट योजना के माध्यम से। राजा पोरस को जिस तरह घेराबंदी किया, राजा पोरस इसके लिए तैयार नहीं थे। अनेक युद्धों के बाद यूनानी सेना का युद्ध लड़ने का अनुभव भी बहुत अच्छा हो गया था। देखिए होता क्या है, जब सिकंदर मैसेडोनिया से चलता है, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, वहां से चलता है, तो वो अनेक युद्ध लड़ते हुए पर्शियन और तमाम देशों को जीतता हुआ आता है भारत की दहलीज पर। तो युद्ध लड़ते लड़ते अनेक प्रकार की सेनाओं से, अनेक परिस्थितियों में युद्ध लड़ते लड़ते उनकी सेना निश्चित रूप से अनुभवी सेना बन गई थी। इसका भी सिकंदर को लाभ मिला। एक ये भी कारण बताया गया है कि पोरस के पास कोई रिजर्व सेना नहीं थी कि अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हो तो उसका उपयोग करके परिस्थितियों को ठीक किया जा सके। जो भी सेना थी वो एक साथ युद्ध के मैदान में उन्होंने उतार दिया था। कोई ऐसी आरक्षित सेना की व्यवस्था उनके पास नहीं थी जिसका उपयोग अलग से वो कर सकते थे। और राजा पोरस ने जिस प्रकार से हाथियों को आगे किया, अपनी व्यूहरचना में खड़ा किया, ये बहुत सारे इतिहासकारों ने दोषपूर्ण नीति के रूप में इसे दर्ज किया है और कहा है कि हाथी सेना अगर आगे नहीं होती और उसे नहीं भड़काया गया होता, उसे नहीं घायल किया गया होता और वो पलट करके अपनी सेना को रोकने नहीं शुरू कर दिया होता, उसके दबाव से जो सेना पीछे हटने लगी, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद युद्ध की परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन यह भी कारण था कि पोरस ने सोचा हाथी सेना, भारी भरकम सेना को देख करके सिकंदर घबरा जाएगा, और हुआ भी वैसा था। लेकिन सिकंदर बताया ना, कूटनीतिक युद्ध था, वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना बनाना जानता था और लड़ना जानता था। इसलिए पोरस के इस अभियान को उसने अपने योजना के अनुसार विफल कर दिया और उनकी हाथी सेना का पोरस को कोई लाभ नहीं मिला। और यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि भाग्य, संयोग और परिस्थितियों का भी अनुकूल प्रतिकूल होना युद्ध में बड़ा महत्व रखता है। जिस प्रकार से बारिश का लाभ लेकर के सिकंदर नदी पार करता है, बादलों की गड़गड़ाहट, गर्जना और चमक के साथ उसका लाभ लेकर के दबे पांव किस तरीके से वो नदी पार कर लेता है कि पोरस को पता नहीं चलता है। किस प्रकार यही बारिश राजा पोरस के लिए अभिशाप बन जाती है, उनके रथ पहिए जमीन में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। ये सब जो परिस्थितियां घटी, वो जिस तरह बाएं बाजू पे हमला करता है और उसके दिमाग में यह था कि बाएं बाजू की सहायता के लिए दाहिने बाजू की सेना जाएगी, पहले था वही हुआ। ये सारी जो परिस्थितियां सिकंदर के अनुकूल होती गई और राजा पोरस के प्रतिकूल होती गई, यह भी युद्ध में विजय का एक महत्वपूर्ण कारण था। और कड़ी निगरानी के बावजूद वो चकमा देने में कामयाब हो गया, नदी पार कर लिया। राजा पोरस पता नहीं कर सके, राजा पोरस की एक कमी है, बहुत बड़ी कमी थी, वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो नदी पार कर सकता है। और ये एक उसको जो बढ़त मिली, ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण था। और निश्चित रूप से सिकंदर एक योग्य सेना नायक था, उसका श्रेष्ठ नेतृत्व था और उसके नेतृत्व में उसकी सेना को पूर्ण भरोसा था, उसकी सेना उसके नेतृत्व पर लड़ने के लिए तत्पर थी। बावजूद इसके ये समझना होगा, भारत में खास तौर से सीमावर्ती राज्यों में एकता, निष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एकजुटता की सोच का बड़ा अभाव था। आपस में लड़ते थे। आम्भी जैसे राजा अपने निजी स्वार्थ में सिकंदर के सहयोगी बन गए थे, पोरस की ओर खड़े होने के बजाय सिकंदर की मदद कर रहे थे। परस्पर शत्रुता हमेशा यहां विदेशी हमले का कारण रही है और बहुत घातक रही है। भारत के राजा और भारत की सेनाएं कूटनीति की अपेक्षा पराक्रम को अपना धर्म समझती रही हैं। विजय के लिए कूटनीतिक हथकंडे अपनाने के बजाय केवल बहादुरी दिखाना उन्हें आता था, जबकि युद्ध में आश्चर्य, धोखा, कूटनीति ये सब कारगर हथियार हैं और युद्ध के ये श्रेष्ठ हथियार बताए जाते हैं। इनका उपयोग भारतीय राजाओं ने कभी नहीं किया, युद्ध में उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और यह भी कि युद्ध में श्रेष्ठ और विकसित हथियार होने चाहिए, समय के साथ उसमें विकास होना चाहिए। भारतीय राजाओं ने हमेशा अपने परंपरागत तीर तलवार भाले से युद्ध करते रहे, उन्होंने कभी उन हथियारों को, उनमें प्रयोगवादी
क्षमता नहीं थी, प्रयोगवादी उनमें वो विचार नहीं था जिससे वो उनमें बदलाव लाने की सोचते। इसी तरह बाबर आया था और तोप खाने के बल पर उसने पानीपत और खानवा का युद्ध पूरी बाजी पलट दी थी, केवल तोप खाने के कारण। क्या ये भारत के राजा नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्हें करने की जरूरत नहीं समझी। वो उदासीन रहे युद्ध शैली से और पुरानी युद्ध शैली पर ही काम करते रहे। कवचित और गतिशीलता, कवचित और गतिशील सेना युद्ध में निर्णायक होती है। आर्मर्ड भी हो, हल्के वो कवच से लैस हो और मोबिलिटी भी हो, ये सिकंदर की सेना की क्वालिटी थी जो राजा पोरस पर भारी पड़ी। और उस समय सिकंदर से राजा पोरस निश्चित रूप से इन सब मामलों में कमजोर थे। श्रेष्ठ नेतृत्व और उच्च मनोबल विजय का कारण बनता है। जैसा मैंने बताया कि सिकंदर का युद्ध जीतता हुआ था, उसकी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था और इसका फायदा उसे इस युद्ध में मिलता है। लेकिन इतिहास की वो सच्चाई जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया है, वो भी समझना होगा। राजा पर्वतेश्वर उस सेना के सामने पर्वत से अड़ गए थे जिसके सामने तमाम पर्शियन, ईरानी, दुर्रानी, तुर्क आदि नहीं खड़े हो पाए, झेल नहीं पाए, सरेंडर कर दिया उनकी फौजों ने। उस सेना के सामने राजा पोरस, राजा पर्वतेश्वर पर्वत जैसे अड़ करके खड़े हुए थे। अपने पुत्रों पौत्रों को देश और धर्म के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान के नाम पर अर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, लेकिन युद्ध से पलायन करना, सरेंडर करना उसने नहीं सीखा। उसने ये काम नहीं किया जो दूसरे देशों के राजाओं ने किया था। इस युद्ध ने चाणक्य जैसे आचार्य को भी विचलित कर दिया और मगध नरेश धनानंद की निष्क्रियता, भोग विलास, तो युद्ध के प्रति विरक्त रहने का जो उनका अविवेकपूर्ण निर्णय था, ये चाणक्य को चंद्रगुप्त तैयार करने के लिए विवश किया। और बाद में इन्हीं चंद्रगुप्त के नेतृत्व में छोटे छोटे राज्यों में बटे इन राजाओं को संगठित करके यूनानी अधिपति सिकंदर द्वारा छोड़े गए उसकी सेना और सेनापति को हराया था, उसके प्रभाव को सीमित कर दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त से संधि करने के लिए सिलूकस मजबूर हुआ था, अपनी बेटी का हेलेना का विवाह करने के लिए मजबूर हुआ था चंद्रगुप्त के साथ। उसने विवाह करके अस्थायी संबंध स्थापित करके भारत में रहने की अपनी व्यवस्था की थी। उसे पता था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के रहते भारत पर हमला करना नामुमकिन होगा। सिकंदर भारत से क्यों वापस लौट गया, इस पर बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो में इसको जोड़ लेना ठीक रहेगा। सिकंदर के गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जो दर्शन के, राजनीति के, काव्य के वैद्य भी थे, ज्योतिषी भी थे, बहुत प्रकार के उनकी क्वालिटी बताई जाती है। उसने विश्व मार्ग का रास्ता बताया था सिकंदर को और यह भी कहा था कि विजय, भारत विजय किए बिना दुनिया जीतने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अरस्तु और सिकंदर दोनों का सपना सपना ही रह गया। उसके वापसी के कई कारण बताए जाते हैं, कई कारण देखने को मिलते हैं। पश्चिमी इतिहासकार बताते हैं कि मैसेडोनिया में विद्रोह हो गया था, इसलिए उसको वापस लौटना पड़ा। उसे अपने देश जाने का कारण उस विद्रोह को बताते हैं। लेकिन एक सच यह है, और यही सर्वमान्य सच है, कि सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी। सिकंदर की सेना का मनोबल इस युद्ध में टूट गया था और उसके नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से सेना ने इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और इसलिए सिकंदर को वापस जाने का निर्णय करना पड़ा। सिकंदर को यह युद्ध बहुत ही महंगा पड़ा था। जिस तरह से बिना लड़े या आंशिक प्रतिरोध के बाद मध्य पूर्व एशियाई देशों ने, वहां के राजाओं ने सरेंडर कर दिया था, वैसा भारत में नहीं हुआ और मैसेडोनिया की सांधी को भारत की सीमाओं पर ही रोक दिया गया। मैसेडोनिया की सांधी ने भारत की सीमाओं पर दम तोड़ दिया। सिकंदर को लगा कि भारत के एक छोटे से राज्य से संघर्ष में इतनी कठिनाई आ सकती है, तो मगध जैसे साम्राज्य से लोहा लेना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और पूरा भारत जीतना तो असंभव है।
सिकंदर ग्रीक के मकदूनिया राज्य का शासक था। मैसेडोनिया जिसे कहते हैं, सिकंदर ने मध्य और पूर्वी एशिया को जीत करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश किया, लेकिन भारत ने उसके विजय रथ को रोक दिया। सिकंदर की मौत के कारणों में झेलम के युद्ध में गंभीर रूप से उसके घायल होने के कारण बताया जाता है, लेकिन पश्चिमी इतिहासकार इस पर भी अपनी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। वो कहते हैं उसे टाइफाइड बुखार हो गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। बहरहाल राजनीतिक रूप से सिकंदर राजा पोरस से हार गया और संधि करने पर मजबूर हुआ, भले ही तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उसने युद्ध जीता हो। यह एक सर्वमान्य सच है और यही एक सच है जिसे हम सभी को समझना होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहां विराम देते हैं, फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।